हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहाँ पे तुम लोगों ने केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ा था, ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द टारगेट। ओके, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग की किसी टारगेट के ऊपर कैसे एक्शन होती है ये पढ़ेंगे। ओके, drug interact with the biomolecules, macromolecules such as carbohydrate, proteins, nucleic acid and lipids present in the cell। तुम सभी को पता है, 10th स्टैंडर्ड तक बायोलॉजी पढ़े हो। जो जिनका मैथ पीसीएम ग्रुप है उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक बायोलॉजी तो पढ़ा ही है, और जिन लोगों का बायो है उनको तो पता ही है, वो तो पढ़ते ही है बायोलॉजी में कि सेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनके साथ में कौन इंटरैक्ट करता है? इनके साथ में ड्रग्स इंटरैक्ट करता है। ड्रग्स इंटरैक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स such as carbohydrate, proteins, nucleic acid and lipids present in the cell। The macromolecules such as proteins perform various function in the body। Okay, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं? बॉडी में वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इनमें मैक्रोमोलिक्यूल, जो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, वो अब हमारे बॉडी में कैसे वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। ओके, सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है ये हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखो फिर, द प्रोटीन परफॉर्म्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम। जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल परफॉर्म करते, मतलब जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। समझ में आया? एंजाइम किसे कहेंगे? द प्रोटीन परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम। The proteins which are crucial to communication system in the body are called receptor। जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स। ओके, then the proteins which carry molecules across the cell membrane are called the carrier proteins। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, उसे क्या बोलोगे तुम लोग? कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि प्रोटीन्स कैसे वेरियस रोल परफॉर्म करता है। जैसे प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो एंजाइम की तरह काम करते, जो प्रोटीन कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करते वो रिसेप्टर की तरह काम करते, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं उनको कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। तो ऐसे प्रोटीन वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी सेल में रहता है। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोस न्यूक्लिक एसिड आर द न्यूक्लिक एसिड हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। इनके पास क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहते हैं सेल के लिए। While carbohydrates are the structural materials for the cell membrane। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में कि मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स कैसे हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को हम लोगों को क्या करना है? समझना है। To understand drug target interaction, one should know about the interaction between substrate, enzyme and drug। तो हम लोगों को क्या करना है? ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को समझना है। इसके लिए हम लोगों को सबस्ट्रेट, एंजाइम और ड्रग के बीच के इंटरेक्शन को समझना पड़ेगा। ओके, तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को समझने के लिए वी हैव टू नो द इंटरेक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट, एंजाइम एंड ड्रग। तो हम इसके बीच का इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है? ओके, तो इसके बीच का इंटरेक्शन के लिए हम ये देखते हैं, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट या हाउ एंजाइम एक्ट एज ड्रग टारगेट। हम लोग बोल सकते हैं कि एंजाइम एक्ट एज ड्रग टारगेट। तो ये एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं ड्रग टारगेट्स के लिए? तो पहला है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ओके, क्या है? कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्शन कैसे होती है ये हम देखेंगे। For understanding the interaction between a drug and an enzyme, it is important to know
हाउ डू एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन। ओके, हम लोगों को क्या करना है, ड्रग एंड एंजाइम के बीच का इंटरेक्शन को समझना है। तो ड्रग एंड एंजाइम के बीच के इंटरेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। समझ में आया? For understanding the interaction between a drug and an enzyme, ड्रग और एंजाइम के बीच के इंटरेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंजाइम रिएक्शन को कैसे कैटेलाइज करता है, या हाउ एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन। In their catalytic activity, enzymes perform two major function. Okay, catalytic activity में enzymes क्या करता है, दो major functions को perform करता है. In their catalytic activity, enzymes perform two major functions. तो वो function कौन से, वो देखो. The first function of an enzyme is to hold the substrate for a chemical reaction. एंजाइम का पहला फंक्शन क्या है, सबस्ट्रेट को होल्ड करना, किसी और सबस्ट्रेट को होल्ड करना, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी सबस्ट्रेट को एंजाइम क्या करता है, होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है. वो क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन. Active sites of enzyme hold the substrate molecule in suitable position, so it can be attacked by reagent effectively. Okay, enzyme में क्या प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट. वो एक्टिव साइट क्या करती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ऐसे सुटेबल पोजीशन पे होल्ड करती है कि अटैकिंग रिएजेंट उसके साथ में इफेक्टिवली क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डायग्राम दी है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा एंजाइम. एंजाइम में ये जो साइट दिख रही है, ये जो साइट है वो क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ओके, ये फर्स्ट फिगर है एंजाइम की, क्या है ये, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है. तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या होता है, अटैच होता है, और एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड करता है. समझ में आया? एक बार देख लो ये सेंटेंस. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शन. पहला फंक्शन ही क्या है एंजाइम का, सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के लिए होल्ड करना. तो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को कैसे होल्ड करेगा, तो एंजाइम में क्या प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट. एक्टिव साइट में एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा, और सबस्ट्रेट भी एंजाइम के एक्टिव साइट में इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा. ओके, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और तुम लोगों को क्या मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे देखो एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, ये सी डायग्राम में एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को होल्ड कर रहा है. तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, तो देखो फिर, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंटरेक्शन. ओके, सबस्ट्रेट अलग अलग बॉन्डिंग से एक्टिव साइट में क्या होता है, बॉन्ड होता है. सबस्ट्रेट अलग अलग बॉन्डिंग से एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है. वो बॉन्ड रह सकते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ये सारे बॉन्डिंग के बारे में मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो ये सारे बॉन्डिंग से एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होता है. तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो ये फर्स्ट फिगर किसका है, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, सेकंड सबस्ट्रेट, एंड थर्ड सबस्ट्रेट हेल्ड इन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे ऐसे हेल्ड होता है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो समझ में आया, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम में फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड अ सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. एंजाइम का पहला फंक्शन ही क्या है, सबस्ट्रेट को होल्ड करना फॉर अ केमिकल रिएक्शन पर्पस के लिए. फिर हम देखते हैं सेकंड फंक्शन. The second function of an enzyme is to provide functional group that will attack the substrate and carry out chemical reaction.
एंजाइम का सेकंड फंक्शन क्या है? फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करना, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेंगे और केमिकल रिएक्शन क्या होंगी? कैरी आउट होंगी। समझ में आया सेकंड फंक्शन? सेकंड फंक्शन क्या करता है? सेकंड फंक्शन में एंजाइम फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करता है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये हो गया तुम्हारा कैटालाइज एक्शन ऑफ एंजाइम, जहां पे तुम लोगों ने दो फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन एंजाइम होल्ड अ सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एंड दूसरा फंक्शन एंजाइम क्या करते? फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते, फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते और केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ए पॉइंट, दैट इज कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ओके, अब हम एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स में सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। क्या देखेंगे? ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अभी पहला जो पार्ट था इसमें हम लोगों ने एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों को तो इंटरेक्शन देखना है, किसका? एंजाइम, ड्रग और सबस्ट्रेट का, राइट। हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन देख रहे हैं, एंजाइम, ड्रग और सबस्ट्रेट का। पहले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, मतलब ये ड्रग और एंजाइम एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट होते, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ड्रग इनहिबिट्स एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। ओके, हमने वहां पे दो एंजाइम की एक्टिविटी देखी। एक में एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट को होल्ड कर रहा है केमिकल रिएक्शन कैरी करने के लिए, और दूसरे में क्या कर रहा है? एंजाइम फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है और सबस्ट्रेट को अटैक करके केमिकल रिएक्शन कर रहा है। तो ड्रग क्या करता है? ये एंजाइम की दोनों भी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, रोक देता है। दिस कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। ये ड्रग क्या करता है? एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट मतलब एक्टिव साइट है, तो ये ड्रग क्या करता है? एंजाइम की बाइंडिंग साइट को, एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। अगर ड्रग ने एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, मतलब ड्रग ने एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैक कर पाएगा क्या? या फिर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो पाएगा क्या? नहीं। तो ड्रग क्या करता है? एंजाइम की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करता है और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोकता है। और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, या फिर वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, और ऐसे ड्रग्स को क्या कहा जाता है? एंजाइम इनहिबिटर्स। समझ में आया? मतलब जो ड्रग्स एंजाइम की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करते हैं, सबस्ट्रेट को एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे अटैच होने से रोकते हैं, या फिर जो ड्रग एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिटर्स। Now, drug inhibit the attachment of the substrate on the active site of the enzyme in two different way. Okay, drug सबस्ट्रेट की अटैचमेंट को, मतलब ड्रग सबस्ट्रेट को एंजाइम को अटैच होने के लिए दो डिफरेंट तरीके से रोकता है। ड्रग सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ में बाइंड होने के लिए दो डिफरेंट तरीके से रोकता है। वो कौन से तरीके हैं ये देखते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा drug compete with the natural substrate for the attachment on the active site of the enzyme. Okay, ड्रग क्या करता है? कंपटीशन करता है नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? तुम्हारा एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। हम ये फिगर देख रहे हैं, दैट इज ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ओके, एंजाइम की एक्टिव साइट में अटैच होने के लिए ड्रग और सबस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। और यहाँ पे देखो, ये क्या है? ड्रग्स है, ये क्या है? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये ड्रग और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे? कंपीट कर रहे, कंपटीशन कर रहे। किस लिए? ये एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए वो एक दूसरे से क्या कर रहे? कंपटीशन कर रहे। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और इन्हीं ड्रग्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आया? ड्रग्स और सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए एक दूसरे के साथ में कंपीट कर रहे हैं।
ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पे देखो, ड्रग एंड सबस्ट्रेट कॉम्पिटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। फिर क्या हो रहा है, ड्रग क्या करता है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए रोकता है, और ड्रग क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा। तो ड्रग क्या करेगा, ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जैसे ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो गया तो ड्रग क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा क्या, नहीं। समझ में आया? मतलब ये जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे में ड्रग और नेचुरल सबस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करे, किस लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। और उसी ड्रग्स को तुम लोग क्या बोलोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, जब ड्रग और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, तब क्या होता है, ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए रोकता है। मतलब ड्रग क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। समझ में आया तुम लोगों को? एक फर्स्ट पॉइंट। अभी हम सेकंड देखते हैं कि ड्रग्स कौन से सेकंड तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। ठीक है, पहला क्या था, ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था। अभी देखते हैं सेकंड टाइम में ड्रग क्या करता है। ओके, नाउ some drugs do not bind to the enzyme's active site. Okay, कुछ ड्रग्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं। These bind to a different site of the enzyme, which is called a allosteric site. वो क्या करते हैं, एंजाइम की दूसरी साइट पे बाइंड होते हैं और उस साइट को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अभी यहाँ पे देखो, ड्रग एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं कर रहा है, मतलब ड्रग एंजाइम के साथ में कंपटीशन ही नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पे वो ड्रग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। हम क्या बोलेंगे वो ड्रग को, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, समझ में आया? पहले इसमें हमने क्या देखा था कि ड्रग और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, इसलिए हमने वो ड्रग को क्या बोला, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बस दूसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड ही नहीं हो रहा है, एंजाइम के एक्टिव साइट में ड्रग बाइंड नहीं हो रहा है, मतलब वो कंपटीशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो सुनो, सम ड्रग डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। कुछ ड्रग एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, एंजाइम की डिफरेंट साइट पे बाइंड होते हैं। उसी को तुम लोग क्या बोलोगे, एलोस्टेरिक साइट। ओके, एंजाइम की डिफरेंट साइट पे बाइंड होने को ही तुम लोग क्या बोलोगे, एलोस्टेरिक साइट। अभी यहाँ पे देखो, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है, और ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट, जहां पे तुम्हारा ड्रग बाइंड होगा। यहाँ पे इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब ये तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये तुम्हारा ड्रग है। तो ये ड्रग ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा है, तो ये ड्रग ये एंजाइम की ये साइट पे बाइंड हो रहा है, तो इस साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। This binding of inhibitor at allosteric site changes the shape of the active site in such a way that substrate cannot recognize it. Okay, ये क्या करता है, ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे तो बाइंड होता है, ड्रग जैसे ही एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है, ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज करता है। This binding of inhibitor at the allosteric site changes the shape of the active site in a such a way that substrate cannot recognize it. Okay? तो जैसे ये ड्रग एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाता है, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, ताकि सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करे। मतलब यहाँ पे भी ड्रग क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ में बाइंड होने के लिए इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। If the bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond, अगर यहाँ पे देखो एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में एलोस्टेरिक साइट पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एलोस्टेरिक साइट में और इनहिबिटर में, मतलब ड्रग्स में, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट में मतलब एंजाइम में और ड्रग में, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होगा,
अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो इजीली ब्रोक नहीं होगा, देन द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली। मतलब ये जो ड्रग और एंजाइम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा और एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। द बॉडी देन डिग्रेड्स, जब एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक होगा तो उसकी बॉडी क्या हो जाएंगी, सीधे डिग्रेड। द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स द सिंथेसिस द न्यू एंजाइम, तो बॉडी क्या करेंगी, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करेंगी और नए एंजाइम को सिंथेसाइज करेंगी। अभी यहाँ पे देखो ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे ड्रग्स बाइंड हो गया तो एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप चेंज हुआ ताकि सबस्ट्रेट इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो जब अगर तुम्हारा इनहिबिटर मतलब ड्रग एंजाइम के साथ में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और तुम्हारा एंजाइम क्या हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो वो टाइम पे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिग्रेड और नया एंजाइम सिंथेसाइज होगा। ये फिगर किसकी है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट। ओके, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब कौन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ड्रग्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ड्रग क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ड्रग एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज करते जब वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होते। तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ गया ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। जब ड्रग एंजाइम के साथ में इंटरेक्शन करता है वो टाइम पे ड्रग सबस्ट्रेट को दो तरीके से एंजाइम के साथ में बाइंड होने के लिए क्या करता है, रोकता है। पहले में ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है और दूसरे में ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। समझ में आया तुम लोगों को ये सेकंड पार्ट। नाउ हम लोग देखते हैं रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। ओके, रिसेप्टर कैसे ड्रग टारगेट का काम करता है ये हम देखेंगे। सुनो फिर, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन है। वो क्या है, हमारी बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मेजोरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। अभी यहाँ पे देखो ये एनिमल सेल दिया है, तुम लोगों ने तुम्हारे लोअर क्लासेस में एनिमल सेल के डायग्राम को देखा होगा और जो अभी बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्होंने 11th-12th में भी एनिमल सेल के डायग्राम को देखा होगा। नाउ तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन्स है। वो हमारे बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, इनमें से बहुत सारे रिसेप्टर कहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। यहाँ पे देखो फिगर दिया है, स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का स्मॉल पार्ट है एंड वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फिगर देखो किसकी है, रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। द एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर ओपन्स ऑन द आउटसाइड द रीजन ऑफ द सेल। ओके, रिसेप्टर प्रोटीन कहाँ पे एम्बेडेड रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं और रिसेप्टर की एक्टिव साइट सेल के बाहर ओपन होती है। कैसे, अभी यहाँ पे देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है एंड ये इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड ये इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा रिसेप्टर प्रोटीन है। अभी इसकी देखो ये बाइंडिंग साइट मतलब ये एक्टिव साइट सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है, मतलब इसकी जो बाइंडिंग साइट है सेल मेम्ब्रेन के कौन से पोजीशन पे, आउटर पोजीशन पे है। रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन अ सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the membrane. Okay, रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं बट उनका जो एक्टिव साइट रहता है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रोजेक्ट आउट करता है या फिर उनकी जो एक्टिव साइड रहती है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया।
Okay, now in the body, messages between two neurons and that between neurons to muscles is communicated through the certain chemical. हमारे बॉडी में दो न्यूरॉन्स के बीच के मैसेजेस एंड न्यूरॉन्स टू मसल्स के बीच में जो मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं किससे, कुछ केमिकल्स से, राइट। हमारे बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स टू मसल। तो ये कुछ केमिकल्स की वजह से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। इस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल मैसेंजर्स। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, केमिकल मैसेंजर्स। Chemical messengers are received at the binding site of the receptor, binding site of receptor protein. केमिकल मैसेंजर कहाँ पे रिसेप्ट होंगे, फिर रिसीव्ड होंगे, केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे, मतलब एक्टिव साइट पे रिसीव्ड होंगे। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर, शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। जैसे ये तुम्हारे केमिकल मैसेंजर एक्टिव साइट पे क्या हो जाए, बाइंडेड हो गए, तो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारे रिसेप्टर का शेप क्या हो जाएगा, चेंज। दिस ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस इनटू द सेल, और यहां से क्या हो जाएगा, सेल को मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। द केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल, और केमिकल मैसेंजर क्या करेंगे, सेल को मैसेज देंगे बट सेल में एंटर नहीं होंगे। तो ये देखो फिगर 16.5। पहला, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर। अभी तुम लोगों को पता है कि ये तुम्हारा कौन सा रिसेप्टर है, प्रोटीन रिसेप्टर। ओके, ये क्या है तुम्हारा, आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, रिसेप्टर की एक्टिव साइट। तो ये रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है, ओके, तो ये जो रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट पे कौन अटैच होगा, केमिकल मैसेंजर। जब केमिकल मैसेंजर क्या करेगा, मैसेज लेके आएगा, तो ये रिसेप्टर की एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगा, अटैच। ये रिसेप्टर की एक्टिव साइट पे जैसे ये अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसेप्टर का शेप चेंज, और रिसेप्टर का शेप चेंज होके क्या हो जाएंगे, मैसेज डिलीवर हो जाएंगे। जैसे मैसेज डिलीवर हो जाएगा, ये जो केमिकल मैसेंजर है ये वो एक्टिव साइट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, और तुम्हारे रिसेप्टर का शेप क्या हो जाएगा, एज इट इज वापस आ जाएगा, या रिसेप्टर अपना शेप एज इट इज रीगेन करेगा। समझ में आया। तो फर्स्ट फिगर, रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर। सेकंड, शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। ओके, मैसेंजर जैसे अटैच होता है रिसेप्टर का शेप चेंज हो जाता है। रिसेप्टर रीगेन स्ट्रक्चर आफ्टर द रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर, और ये सी पार्ट में क्या किया, रिसेप्टर ने अपने स्ट्रक्चर को रीगेन किया जैसे केमिकल मैसेंजर रिमूव हो गया। There are a large number of different receptors in the body that interact with different chemical messengers. हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स है, और वो बॉडी में डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते। These receptors show selectivity for one chemical messenger over the other because their binding sites have different shape. ओके, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स के साथ में सिलेक्टिव, मतलब पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा। क्यों, बिकॉज इनके क्या रहते हैं, डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन भी क्या रहता है, डिफरेंट। अमाइनो एसिड कंपोजिशन, अमाइनो एसिड क्या बनाने, किससे, अमाइनो एसिड से क्या बनता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंपोज होके क्या बनता है तुम्हारा, प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड का कंपोजिशन भी अलग अलग प्रोटीन्स में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। समझ में आया यहाँ तक। ओके, हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में भी देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। तुम लोग टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ो, बट ये नोट्स को तुम लोग फॉलो करो। ओके, देखो, रिसेप्टर एक्ट एज ड्रग टारगेट। Many biological receptors are composed of macromolecules such as nucleic acid, proteins, carbohydrate in the cell membrane. बहुत सारे biological receptor macromolecule से बने हैं, nucleic acid, protein, carbohydrates के जैसे। The forces by which receptor combine with the drugs are strong and long lasting to complete the sequence of biological reaction. जिस फोर्स से रिसेप्टर ड्रग के साथ में कंबाइन होता है वो फोर्स क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ताकि वो पूरा बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो।
In the cell membrane, the receptor are situated in a such a way that their active site remain opens outside the cell membrane. ओके सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर ऐसे सिचुएटेड रहते हैं कि उनकी जो एक्टिव साइट है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में ओपन रहते हैं, जो हमने अभी फिगर में देखा था. द केमिकल्स विच कैरी डिफरेंट मैसेजेस इन द बॉडी बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स. जो केमिकल बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस को कैरी करते हैं न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, उनको क्या बोलोगे तुम लोग? केमिकल मैसेंजर. These chemical messengers interact with receptors without entering the cell and change the shape of receptors and deliver the message. ये केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं? रिसेप्टर के साथ में इंटरैक्ट करते, बट वो सेल में एंटर नहीं होते और रिसेप्टर का शेप चेंज करते और मैसेज को डिलीवर करते हैं. द रिसेप्टर्स आर सिलेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल मैसेंजर्स ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ एक्टिव साइट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. ओके, रिसेप्टर क्या करते हैं? सिलेक्टिव केमिकल मैसेंजर के साथ ही बाइंड होते. उसका रीजन है शेप, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के वजह से. ठीक है, यहां तक समझ में आया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स. दो तरीके के ड्रग्स होते हैं. एक होता है एंटागोनिस्ट एंड दूसरा होता है अगोनिस्ट. तो ये एंटागोनिस्ट क्या होता है और ये अगोनिस्ट क्या होता है, ये हम देखते हैं. ठीक है, तो सुनो. ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट. जो ड्रग रिसेप्टर साइट पे बाइंड होते, जो ड्रग रिसेप्टर की एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं और उसके नेचुरल फंक्शन को रोकते हैं, वो ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट. दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड. जब मैसेज नहीं जाने चाहिए, रिक्वायर्ड है, तब ये एंटागोनिस्ट ड्रग क्या है? यूजफुल है. There are other types of drug that mimic the natural messenger by switching on the receptor. ऐसे भी कुछ टाइप के ड्रग है, वो नेचुरल मैसेंजर की कॉपी करते हैं, मतलब मिमिक करते हैं. ऐसे भी कुछ ड्रग्स है वो नेचुरल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं. तो वो भी क्या करते हैं? नेचुरल मैसेंजर के जगह पे रिसेप्टर के साथ पे बाइंड होते. ऐसे ड्रग्स को क्या बोलोगे तुम लोग? अगोनिस्ट. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर. दीज आर कॉल्ड अगोनिस्ट. ओके, वो क्या करते हैं? नेचुरल मैसेंजर की तरह वर्क करते और वो नेचुरल मैसेंजर की जगह पे रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते. वैसे ड्रग्स को बोलेंगे अगोनिस्ट. दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स. अगर बॉडी में नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स की कमी है तो हम लोग अगोनिस्ट ड्रग्स ले सकते हैं. तो ये समझ में आया, टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दैट इज द एंटागोनिस्ट एंड अगोनिस्ट. तो ये टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया. क्या कवर किया? एंजाइम, ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच का इंटरैक्शंस. राइट, एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट. यहाँ पे हम लोगों ने कैटालिटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ा, देन ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन पढ़ा, एंड देन लास्ट में पढ़ा रिसेप्टर्स एक्ट एज ड्रग टारगेट्स. और ड्रग के दो टाइप्स पढ़े, दैट इज द एंटागोनिस्ट एंड अगोनिस्ट. तुम लोग ये वीडियो को अच्छे से देख के ये टॉपिक को समझ लो. ओके, थैंक यू.